हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सबकी होली काफ़ी अच्छी गई होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन का वन शॉट, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस यूनिट 1 2 3 4 5 कंप्लीट सिलेबस रिवाइज कर लेंगे इन अ वन शॉट, इन अ वन गो। और टेक्निकल कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो एंड उससे रेफरेंस ले सकते हो कि आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे से करने हैं अच्छा स्कोर करने के लिए। और बाकी वो सारे टॉपिक आपके इस वीडियो में कवर हो ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले 2 मार्क वाले क्वेश्चन से, मतलब जो आपके 2 नंबर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हमें रोल बताना है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल सेटिंग, मतलब जो प्रोफेशनल सेटिंग्स वगैरह होती हैं, आपके प्रोफेशनल सेमिनार्स होते हैं, सिनेरियोज होती हैं, मीटिंग होती हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन का क्या रोल है। तो देखो, कम्युनिकेशन अगर आपकी कोई भी मीटिंग होगी तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपका बोलने का तरीका, आप उससे कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आपकी क्लैरिटी, एफिशिएंसी एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, क्योंकि वो एंश्योर करता है आपकी क्लैरिटी की कि आप किस वे में बोल रहे हो, बिल्कुल क्लियर वॉइस है आपकी या नहीं है। एफिशिएंसी एंड कोलैबोरेशन, ठीक है, आपका क्या कोलैबोरेशन है अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। और आपका देखो, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आपका कोलैबोरेशन भी अच्छा होगा, क्योंकि लोग आपकी बातें ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे अगर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो अच्छे से। आपके रिलेशन अच्छे से बिल्ड होंगे अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर पा रहे हो। ठीक है, तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा क्या क्या इंप्रूव करता है, टीम कोऑर्डिनेशन, क्लाइंट रिलेशनशिप इंप्रूव करेगा, क्योंकि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, अपने थॉट्स को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, है ना। एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा। और इन प्रोफेशनल सिनेरियोज लाइक ईमेल्स, मीटिंग, रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशन सर्विस प्राइमरी कम्युनिकेशन टूल, तो ये ऐप के सारे कम्युनिकेशन टूल हैं जो सर्व करते हैं। अब ऐसा है ना कि मतलब ऐसा ही नहीं कम्युनिकेशन आप सोचो आमने सामने का, वो ईमेल के थ्रू भी कम्युनिकेशन हो सकता है, वाइल मीटिंग भी हो सकता है ना। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, ए प्रोजेक्ट मैनेजर गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन टू अ टीम एंश्योरिंग टाइमली प्रोजेक्ट, मतलब कि एक टीम लीडर अपने टीम मेंबर्स को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो अगर वो क्लियर है तो बेटर रहेगा, जो वो हैं उसके क्लाइंट के मेंबर्स वो अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, फिर है आपका आइडेंटिफाई एसेंशियल ट्रेड्स ऑफ अ लीडर। तो एसेंशियल ट्रेड्स क्या होती हैं एक लीडर की, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो एक लीडर में होनी चाहिए। तो वो है आपकी विजनरी थिंकिंग, कि वो एक क्लियर एंड इंस्पायरिंग गोल सेट करे सबके लिए, जिससे एक क्लियर विज़न सेट हो। अफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। एंड इंटीग्रिटी एंड एथिक्स होने चाहिए उसमें, वो ऑनेस्टी, ट्रस्ट, स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज से प्रोसीड करना चाहिए आगे। एंड उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, कि डिसीजंस मतलब कि ऐसी सिचुएशन में कुछ टाइम पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब पर्सन को डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या चूज़ करे, तो उस टाइम पे उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है वो भी होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये 4 ट्रेट्स हैं आपकी एक लीडर की। फिर है आपका 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। देखो ये 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये सी तो याद ही कर लो, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि ये आता ही रहता है। तो पहला होता है क्लैरिटी, कि आप कितनी क्लियर बोल रहे हो किस चीज़ को। फिर कॉन्साइजनेस, कि अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ के आप चीज़ को कम शब्दों में और बिल्कुल प्रॉपर वे में समझा सको। करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए आपकी जो भी कम्युनिकेशन है। कोहेरेंस, मतलब लॉजिकल फ्लो होना चाहिए आपकी कम्युनिकेशन में। कोर्टेसी, मतलब पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल। ठीक है, एंड कॉन्क्रीटनेस, मतलब क्या फैक्ट्स एंड डिटेल्स का यूज़ कर रहे हो। लाइक बिजनेस ईमेल होती है ना, तो योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड ऑन 15 मार्च, तो ये स्पेसिफिक एंड क्लियर है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड सून, तो इसमें तो आपने को नहीं पता कि आप कितनी देर में क्या भेज रहे हो, तो ये थोड़ा वैग्यू एंड अनक्लियर है, वाइल ये वाला बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, फिर आपके डिफरेंस है राइजिंग एंड फॉलिंग टोन में, इनमें डिफरेंस बताना है आपको। तो देखो, राइजिंग टोन हमारे कब यूज़ होते हैं, जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो या अनफिनिश सेंटेंस हो या एक्सप्रेशन ऑफ अ डाउट हो, लाइक कि तुम कल आ रहे हो मीटिंग अटेंड करने, आर यू कमिंग टू द मीटिंग। ठीक है, अब फॉलोइंग टोन क्या होता है, यूज इन स्टेटमेंट्स, जब आप कोई स्टेटमेंट बोल रहे हो या कोई कमांड है। ठीक है, वाइल प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, लाइक
प्लीज़ सबमिट द रिपोर्ट बाय 5 PM। तो एक तरीके से स्टेटमेंट है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ अनफिनिश सेंटेंस बोल रहे हो, डाउट है या क्वेश्चन है। तो ये तो सिंपल चीज़ है कि जैसे कोई आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपकी राइजिंग टोन होती है, वाइल आप कुछ बोल रहे हो सिंपल तो वो फॉलिंग टोन होती है। फिर है आपका 2 मेजर वेरियर्स बताने हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो देखो पहला है आपका साइकोलॉजिकल वेरियर, तो ये इसमें आ जाते हैं आपके स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी। ठीक है, जब जब आप किसी स्टेज वगैरह पे जाते हो तो आपको एकदम से स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी होने लगती है, तो ये एक साइकोलॉजिकल वेरियर के अंदर आ गए। और दूसरा लैंग्वेज वेरियर, लाइक कि ये मेडिकल डॉक्टर यूजिंग कॉम्प्लेक्स एंड मेडिकल टर्म्स वाइल एक्सप्लेनिंग टू अ डायग्नोसिस टू अ नॉन मेडिकल पर्सन। मतलब कि जैसे हम चले जाते हैं तो डॉक्टर एक ऐसे ऐसे टर्म्स बोलने लगता है जो हमें समझ नहीं आते, तो वहाँ लैंग्वेज वेरियर आ जाता है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं पाता कि डॉक्टर हमें क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाउ डज नेटवर्किंग हेल्प इन करियर बिल्डिंग। देखो नेटवर्किंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है करियर ग्रोथ के लिए। अब लाइक तुम भी लिंक्डइन वगैरह का यूज़ करते हो, क्यों करते हो? जिससे तुम्हारे नेटवर्क्स बिल्ड हो, और नेटवर्क्स बिल्ड होंगे तो वो डिफरेंट लोग तुम्हारे को विजिट करेंगे, तुम्हारी प्रोफाइल देखेंगे, और अगर उनमें से कोई भी ऐसा पर्सन हुआ जिसे तुम्हारी स्किल्स वगैरह उसके साथ अलाइन करी, तो वो तुम्हें जॉब भी ऑफर कर सकता है। तो नेटवर्किंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि आप जितना ज़्यादा अच्छा नेटवर्क क्रिएट करोगे उतनी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, स्किल डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्री इंसाइट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, लाइक एग्जांपल इज सॉफ्टवेयर डेवलपर अटेंडिंग अ टेक कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इस PDF को आप ले भी सकते हो वाइल फिलिंग द फॉर्म गिवन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो इस नोट्स को आप ले भी सकते हो बाय फिलिंग द फॉर्म गिवन इन द कमेंट सेक्शन, और बाकी आप पढ़ो साथ साथ की। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ स्टेटमेंट, मतलब आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ बताना है। ठीक है, तो ये किस लिए यूज़ होता है, मतलब ये एक ऐसे टाइप है जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो इसमें एक मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, मतलब जो पर्पज़ है आपका उसका पूरा स्टेटमेंट। तो इसमें कैंडिडेट का पूरा एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, वो क्या करना चाहता है और वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, और वो जिस इंस्टीट्यूशन में ले रहा है वो क्यों ले रहा है, क्या उसको एक्साइट कर रहा है। तो इसलिए लाइक स्टूडेंट मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा हो डाटा साइंस में, तो उसको ये SOP लिख के देना पड़ता है उसके पैशन के लिए। ठीक है, तो SOP इसलिए होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, जो आप काम कर रहे हो उसका स्टेटमेंट एक तरीके से। अब है डिफरेंस बिटवीन CV एंड रिज्यूम। देखो CV क्या होता है, CV होता है डिटेल्ड, मतलब 2 से ज़्यादा पेजों का होता है, उसमें सब कुछ होता है। लाइक CV ना फ्रेशर्स का नहीं होता, वो होता है उनका जो नौकरी कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है जिनके पास, तो उनका ऑटोमेटिकली बड़ा बनेगा। भाई रिज्यूम होता है थोड़ा फ्रेशर्स के लिए, लाइक तुम लोग हो तो तुम्हारा 1-2 पेज का ही बनेगा, और आप तुम्हारे पे किसका स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, इन सब का ही डाटा रहेगा। वाइल जो करिकुलम बीटा होता है उसमें पूरा होगा आपकी रिसर्च वर्क, वर्क हिस्ट्री, एकेडमिक रिसर्च, क्योंकि जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपके पास चीज़ें रहेंगी ना लिखने के लिए। और रिज्यूम में तो अभी आपने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, इसलिए रिज्यूम छोटा होता है। लाइक देखो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर CV लिखेगा और सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिज्यूम लिखेगा जॉब इंटरव्यू के लिए। अब है की एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी। जो स्पीच डिलीवरी के लिए की एलिमेंट्स यूज़ होते हैं वो क्या, आपके पैशन, मतलब कि स्पीकिंग विद एंथुसियाज्म, वॉइस मतलब मेंटेनिंग कॉन्फिडेंस एंड कंपोजर, इलस्ट्रेशन कि आप विजुअल्स को यूज़ कर रहे हो, वॉइस मॉड्यूलेशन ऐसा नहीं है कि अभी आप धीरे बोल रहे हो एकदम से तेज बोलने लगो, है ना। बॉडी लैंग्वेज भी आपकी ये होनी चाहिए। तो ये आपकी 5 चीज़ें हैं जो आपकी स्पीच डिलीवरी में यूज़ होनी चाहिए। अब है आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग। तो टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखो ये यूज़ होता है परस्यूड स्टेक होल्डर्स, मतलब कि एक जैसे आपको कुछ चाहिए तो आप एक प्रपोजल इस वे में लिखोगे कि सामने वाला वो उससे एक्सेप्ट हो जाए या उससे अलाइन हो जाए, मतलब खुश हो जाए उसे देख के। तो वही यहाँ लिखा है परस्यूड स्टेक होल्डर्स बाय प्रेजेंटिंग वेल स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या क्या होते हैं, आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, आप जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो वो होता है, आप कैसे प्रोवाइड करोगे और आपका बजट क्या है। तो टेक्निकल प्रपोजल में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको करनी होती हैं, मतलब को दिक्कत क्या है, क्या सॉल्यूशन दे रहे हो, कैसे दे रहे हो और उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। लाइक ए प्रपोजल फॉर AI ड्राइवन चैटबॉट। ठीक है, फिर है आपका व्हाट इज़ द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप कम्युनिकेशन।
तो देखो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है, मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड मोटिवेटिंग टीम। अब देखो कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता है मतलब कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो किसी भी सिचुएशन में। लाइक ए मैनेजर हैंडलिंग अ क्राइसिस कामली विदाउट ब्लेमिंग एम्प्लॉयज़। अगर कोई क्राइसिस आई है तो अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो एकदम से हाइपर हो जाएगा, चिल्लाने लगोगे लोगों पे। पर इमोशनल इंटेलिजेंस होगा तो आप अपने आप को काम रखोगे और सोचोगे कि क्या दिक्कत थी, किस वजह से ये हुआ, अब हो गया तो आप एम्प्लॉयज़ पे चिल्लाने की बजाय आप उसको कैसे सोल्व करो। ठीक है, तो ये आपका इन सब चीज़ों में फिर काम आती है कि आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है अमंग एम्प्लॉयज़, कॉन्फ्लिक्ट भी सॉल्व हो जाती है और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, फिर है हाउ डज़ फीडबैक इम्प्रूव कम्युनिकेशन। तो फीडबैक तो देखो ज़रूरी होता है। अब आप कुछ बोल के आ गए, अगर आपको कोई बताए नहीं है आपने क्या गलती करी तो आप क्या ही इम्प्रूव करोगे उसे। लेकिन अगर आप कहीं गए, आपको कुछ बोला उसने कि आपने ये यहाँ करा, तो आप ज़रूर सोचोगे उसके बारे में कि हाँ मैंने ये सही किया है, गलत किया, मुझे इम्प्रूव करना है, नहीं करना। तो फीडबैक तो देखो ज़रूरी होता ही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी। अब कभी कभी ये भी हो जाता है कि आप कुछ बोल के आगे सामने वाला बंदा कुछ और समझ लिया, ठीक है, लेकिन अगर वो फीडबैक दे रहा है तो आपको पता लग जाएगा अच्छे से, तो गलत समझ लिया, तो फिर आप क्लैरिफाई कर सकते हो। तो इसी से परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, एनहेंस एंगेजमेंट, इंक्रीजिंग टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये सब आप रीड कर सकते हो पीडीएफ से। फिर है आपका 4 वे ऑफ थिंकिंग। तो थिंकिंग की क्या होती है आपकी, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाती है आपका लॉजिकल, जैसे आप डिसीजन मेकिंग होती है ना, तो वहाँ भी क्रिटिकल थिंकिंग आती है। अब क्रिएटिव थिंकिंग मतलब इनोवेशन टाइप में यूज़ होती है। एनालिटिकल थिंकिंग होती है मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है ना, तो उनको छोटी छोटी चीज़ों में ब्रेक करने के लिए। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आप कितना समझ पा रहे हो और आगे उसी के बेसिस पे मतलब चीज़ें कर रहे हो उस टाइप से। तो लाइक ये है साइंटिफिक यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग टू एवेल्युएट रिसर्च फाइंडिंग्स। तो क्रिटिकल थिंकिंग आपकी क्या होती है, लॉजिकल थिंकिंग, तो वो लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ कर रहा है टू एवेल्युएट रिसर्च फाइंडिंग्स। अब आपका टैक्ट और इंटेलिजेंस में डिफरेंस। तो टैक्ट देखो क्या होता है, टैक्ट होता है हैंडलिंग सिचुएशन डिप्लोमेटिकली एंड पोलाइटली। ठीक है, टैक्ट तो आपका ही हो गया। बस इंटेलिजेंस होता है टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। मतलब टैक्ट एक तरीके से होता है कि आप शांति से किसी चीज़ को कर रहे हो, ठीक है, पर इंटेलिजेंस में आ जाता है आपका कि आप चीज़ों को समझ के कर रहे हो। लाइक ये देखो, ए मैनेजर गिविंग कंस्ट्रक्शन क्रिटिसिज्म विद टैक्ट विल एंश्योर द एम्प्लॉय फील्स मोटिवेटेड रेथर देन डिस्करेज्ड। ठीक है, इसमें देखो अगर कोई मैनेजर है तो वो क्रिटिसिज्म जो होता है मतलब उसको टैक्ट की तरह दे रहा है, मतलब पोलाइटली दे रहा है, तो वह इंश्योर करेगा कि वो मतलब कि आप किसी की गलती का एहसास दिला रहे हो। ठीक है, अगर आपने सीधा बोल दिया आपने ये गलती करी तो वो थोड़ा बुरा मान जाएगा। लेकिन टैक्ट मतलब कि इस वे में बोलो कि आपने यहाँ पे ऐसी गलती करी है तो इससे ये दिक्कत हो सकती थी, तो आप ऐसे मतलब उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करना, उसको चीज़ भी बता देना, उसको बुरा भी ना लगे इस तरीके से, तो वो आपके टैक्ट के अंदर आ जाएगा। और इंटेलिजेंस तो वही है कि आपको सारी चीज़ें को देख के आपने एकदम से बोल देना जो भी है। ठीक है, फिर वह वाटर एथिकल कंसाइडरेशन इन डिजिटल कम्युनिकेशन। तो एथिकल डिजिटल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग प्लेगरिज्म, रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी, एंश्योरिंग एक्यूरेसी, मेंटेनिंग प्रोफेशनल कंडक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है, प्रोफेशनल में कि आपको रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज लेनी है, एंश्योरिंग एक्यूरेसी मतलब आप समझ ही रहे हो। तो ये सारी एथिकल कंसाइडरेशन है आपको जो डिजिटल कम्युनिकेशन में करनी है। प्लेगरिज्म मतलब आपको कॉपी नहीं करनी है और प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है, ये सब है। फिर व्हाट इज़ ए मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इन पर्सनल डेवलपमेंट। तो मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है, मतलब ये 5 टायर मॉडल है जिसमें आपको कुछ नीड्स गिवन है। लाइक पहली है हमारी साइकोलॉजिकल, जो सबसे पहली ज़रूरत होती है फूड वाटर एंड शेल्टर की। फिर आपकी सेफ्टी नीड्स आती हैं, फिर आपकी लव एंड बिलोंगिंग्स की आती हैं, फिर एस्टीम नीड्स आती हैं जिसमें आपके रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लाइक फुलफिलिंग पर्सनल पोटेंशियल। तो आपकी 5 टायर मॉडल ऑफ ह्यूमन नीड्स हैं। ठीक है, तो ये आपके मास्लो के अंदर आती है। अगर आपसे पूछ लगता है कि मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स बताओ, तो आपको ये 5 चीज़ें लिखनी है और ये इन्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। फिर है आपका आर्टिकुलेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन इंटरव्यू। देखो बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यू में काफ़ी इफेक्ट करता है। अगर आप अच्छे से बोल रहे हो लेकिन पर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, कि आप इस तरीके से खड़े हो लाइक हैंड्स को फोल्ड करके खड़े हो उसके सामने, लेकिन बोल अच्छे से रहो, तो वो सोचेगा आपके अंदर एटीट्यूड है।
है ना। तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस जताती है। अब ऐसा भी नहीं कि आप कांप रहे हो और बोले जा रहे हो, तो वो भी दिक्कत है। तो बॉडी लैंग्वेज हमारा कॉन्फिडेंस जताती है, एंगेजमेंट क्या है, और एक पॉजिटिव इंप्रेशन देती है अगर आपका बॉडी लैंग्वेज गुड है। तो इसमें आपका पोस्चर आ जाते हैं, आई कांटेक्ट आ जाता है, हैंड जेस्चर्स आ जाते हैं कि आप किस तरीके से हैंड का मूवमेंट कर रहे हो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए कि जो आप बोल रहे हो वो आपके हैंड जेस्चर उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आई कांटेक्ट और फेम हैंडशेक भी मतलब अच्छी तरह से हैंडशेक, ऐसा नहीं कि सामने वाले का हाथ टाइट से पकड़ लिया, ठीक है। तो एक फेम हैंडशेक होना चाहिए। तो ये सब आपको बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। फिर आपका आता है जंग टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसमें आपके आते हैं इंट्रोवर्ट्स, जो कि प्रेफर सॉलिट्यूड एंड डीप थिंकिंग में होते हैं, ठीक है, जो सॉलिट्यूड चाहते हैं और डीप थिंकिंग में रहते हैं थोड़े। एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो एनर्जेटिक होते हैं और वो आउटगोइंग होते हैं, मतलब सोशल लाइफ उन्हें ज़्यादा पसंद होती है। वेल इंट्रोवर्ट्स को सोशली रहना ज़्यादा पसंद नहीं होता, उन्हें पसंद होता है कि डीप थिंकिंग में वो अकेले थोड़ा सोचें, अपने साथ खुद टाइम व्यतीत करें। वेल थिंकर्स क्या होते हैं, जो लॉजिकल और एनालिटिकल डिसीजन मेकर्स होते हैं, मतलब वो लॉजिकल चीज़ों को लेकर चलते हैं और एनालिसिस के हिसाब से डिसीजन को मेक करते हैं। एक फीलर्स क्या होते हैं, जो इमोशनल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और रिलेशन फोकस्ड होते हैं, मतलब इमोशनल होंगे तो रिलेशंस में ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। फिर सेंसर्स होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं और डिटेल ओरिएंटेड पीपल होते हैं, ठीक है। फिर इंट्यूटिव्स होते हैं जो विजनरी होते हैं, बिग पिक्चर थिंकर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सनैलिटीज़ हैं कुछ जो जंक्स टाइपोलॉजी में आती हैं, ठीक है। अगर आपको वैसे पढ़ाया हो टाइप ए टाइप बी टाइप सी, तो आप वो उस तरीके से भी लिख सकते हो, वाइल इनको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो। फिर है आपका व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्लॉग्स इन डिजिटल कम्युनिकेशन। तो ब्लॉग का क्या क्या रोल होता है, नॉलेज शेयर में काम आती है, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में, ऑडियंस एंगेजमेंट में, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ब्लॉग में ज़रूरी होती हैं, तो इनको आप रीड कर लेना। वाइल अब आता है कि व्हाट इज़ वेबिनार। तो वेबिनार होता है आपका वेब बेस्ड सेमिनार। तो एक ऑनलाइन सेशन होता है जो लाइव प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है, लाइक इंडस्ट्री टॉपिक्स के लिए, ट्रेनिंग सेशन के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट, मतलब वेबिनार एक तरीके से लाइव चीज़ होती है ना, जैसे आपके यहाँ भी होते हैं वेबिनार की HTML का वेबिनार होता है, मतलब लाइव प्रेजेंटेशन होती है किसी स्किल्स की या ट्रेनिंग की, और फिर पैनल डिस्कशन होता है, और फिर क्वेश्चन Q&A भी होता है उसके अंदर। तो वेबिनार एक तरीके से वेब बेस्ड सेमिनार हो गया, ठीक है। फिर है डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट एंड प्रपोजल। तो देखो रिपोर्ट तो क्या होती है, रिपोर्ट प्रेजेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेकिन देखो रिपोर्ट तो आपको रिपोर्ट देगी, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसकी पूरी रिपोर्ट। वाइल प्रपोजल तो आपको परस्यूड करने के लिए काम आता है ना। देखो परस्यूसिव डॉक्यूमेंट सजेस्ट्स अ प्लान, ठीक है। अब टोन में आता है तो रिपोर्ट का तो फॉर्मल होगी, फॉर्मल जैसे जो जो चीज़ें हैं वो फॉर्मल लिख दी। वाइल प्रपोजल की तो परस्यूसिव होगी ना, कि सामने वाले को वो उसको कन्विंस कर पाए। तो ये आपके इसमें डिफरेंस हो गए। अब है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ अ सेमिनार पेपर। तो देखो सेमिनार पेपर एक क्रूशियल है एकेडमिक एंड प्रोफेशनल फील्ड्स में, क्योंकि देखो क्या करता है सेमिनार, एक सेमिनार पेपर मतलब नॉलेज वाली चीज़ें ज़्यादा रहती है, तो वो क्या करता है नॉलेज डिसमिनेशन करता है, हेल्प्स इन, ठीक है। फिर एंकरेज करता है क्रिटिकल डिस्कशंस को, एंकरेज करता है, करियर ग्रोथ तो प्रोवाइड करेगा ही, और शोकेस करेगा रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स। तो ये चीज़ें तो आप खुद से भी लिख सकते हो कि सेमिनार पेपर किस किस में काम आता है। नॉलेज को तो करेगा ही, क्रिटिकल डिस्कशन को इंक्रेज करेगा, करियर ग्रोथ करेगा, ये सब। लाइक इसकी एग्जांपल है कि स्टूडेंट प्रेजेंटिंग अ सेमिनार पेपर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डेमोस्ट्रेट देयर रिसर्च एंड फाइंडिंग्स। अब है आपका व्हाट इज़ एन इफेक्टिव लिंक्डइन प्रोफाइल इम्पोर्टेंट फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग। तो ये तो आप सबको पता है, सबकी लिंक्डइन प्रोफाइल होंगी, ठीक है। तो एन ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल हेल्प्स इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल प्रेजेंस। अगर आपकी एक लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी बनी होगी तो आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल प्रेजेंस मिलेगा। एक जैसे आप टेक्निकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, तो इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करोगे, आप अपनी स्किल्स को, प्रोजेक्ट्स, अचीवमेंट्स को दिखा सकते हो, ठीक है। और कनेक्ट कर सकते हो इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, जिनको आप डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, पर लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, आप मैसेज भेज सकते हो, उनको कनेक्ट कर सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें मेंशन कर देनी है। अब है आपका एथिकल इफेक्टिव एंड एथिकल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, कि आप कैसे
एक प्रॉपर यूज़ कर सकते हो सोशल मीडिया का फॉर करियर ग्रोथ। ठीक है, तो क्या होता है आपका पहला है बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। तो आपको जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपकी एक ऐसी प्रोफाइल होनी चाहिए, लिंक्डइन प्रोफाइल, जो आपको एक प्रॉपर प्रेजेंस दिखाए। फिर एक क्रिएटिंग एंड शेयरिंग हाई क्वालिटी कॉन्टेक्ट, तो आप जैसे जैसे अचीवमेंट करो वो सब आप उसको शो कर सकते हो वहाँ। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया आपका इफेक्टिव यूज़। फिर है एंगेजिंग विद द ऑडियंस। अब जैसे पीपल्स हैं, लिंक्डइन के एग्जांपल ले लेते हैं, या ट्विटर का लें या लिंक्डइन का लें। लिंक्डइन के लेके चलते हैं, हमने स्टार्टिंग से लिंक्डइन का लिया है। तो देखो लिंक्डइन पर आप ऑडियंस से एंगेज कर पाते हो। लाइक कोई किसी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में जॉब कर रहा है तो आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हो, उसको कनेक्शन भेज सकते हो, उसको मैसेज भेज सकते हो कि भैया मेरे को ये करना है, आप क्या गाइडेंस दे सकते हो, है ना। तो आप एंगेज कर सकते हो। फिर लेवरेजिंग सोशल मीडिया फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ लाइक यूट्यूब वगैरह, लिंक्डइन वगैरह से आप ग्रोथ लर्निंग कर रहे हो। अब ये भी तो आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो कि आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो, है ना। तो ये आपका करियर ग्रोथ के लिए काम आता है। फिर मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म, लाइक रेगुलर पोस्टिंग कीप्स एन ऑडियंस एंगेज्ड एंड इम्प्रूव्स एल्गोरिथम रीच। लाइक आप कहीं पोस्ट करते हो, लाइक आप टेक्निकल पोस्ट डालते हो, तो वो क्या करता है आपका ऑडियंस को एंगेज करता है और आपकी कैरियर ग्रोथ को भी बढ़ाता है। फिर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के लिए भी आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो। लाइक आपका कोई बिजनेस है तो आप उसको मार्केटिंग कर सकते हो, उसकी ब्रांडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब तो थी आपके इफेक्टिव यूज़। अब है आपके एथिकल यूज़। तो एथिकल यूज़ क्या होती हैं आपके, कि आपको मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ को अवॉइड करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन, प्रैक्टिसिंग डिजिटल एटिक्यूट, मतलब कि आपको हेट स्पीच, ऑफेंस कमेंट्स, साइबर बुलिंग, इन सबको अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये आपके एथिकल चीज़ें, तो एथिकल के अंदर आती हैं जो आपको करनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर क्रेडिट देना चाहिए किसी कंटेंट का। ऐसा नहीं है आपने किसी का कंटेंट उठा लिया और कहीं भी डाल दिया, तो प्रॉपर क्रेडिट होना चाहिए। एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन मार्केटिंग एंड प्रमोशन ठीक है, और यूज़ ऑफ सोशल मीडिया फॉर सोशल गुड। तो ये सारे आपके एथिकल कंडक्ट में से थे। तो मैंने आपको हेडिंग से समझा दिया है। बाकी आपको अगर डीप में पढ़ना है तो यू कैन फिल द फॉर्म गिवन इन द कमेंट सेक्शन। अब है आपका कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसमें देखो आपके मास्लो, ये अच्छे से करके जाना है सब, मास्लो, फ्रूड, विवेकानंद, जंग, टिपोलॉजी। ठीक है, तो इन सब के अच्छे से करके जाना। अब देखो मास्लो ने तो क्या दिया था, 5 टायर हायरार्की दी थी ह्यूमन नीड्स की, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो पहला आपका पहली चीज़ है आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग्स, ठीक है, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझा देनी है यहाँ पे। ठीक है, कि कौन कौन फिजिकल साइकोलॉजिकल में क्या आती है, फिर सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग्स, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है, नीचे लिखना है आपको साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग्स, एस्टीम, एक्चुअलाइजेशन। ये डायग्राम ज़रूर बना देना। फिर आपके फ्रेड, इसने दिया था, मतलब ये डिवाइड कर दिया था इसने पर्सनैलिटी को 3 कंपोनेंट्स में, ईड, ईगो और सुपर ईगो। देखो ईड तो होती है हमारी कि द प्रिमिटिव एंड इंस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, जो प्लेजर सीकिंग होती है, मतलब हमें कुछ चाहिए तो हमें मिल गया, हमें प्लेजर मिल गया। फिर होता है ईगो, तो रिएशनल पार्ट दैट बैलेंसेस द ईड एंड रियलिटी। ठीक है, तो ये है आपका जो चीज़ें हमें चाहिए, और मतलब थोड़ा सा उससे ऊपर थोड़ा सा ईगो टाइप में जो होता है। वेल सुपर ईगो तो होता है कि मतलब मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो फिर ये 3 चीज़ हैं जो इसने दी थी, तो इनको आपको तीनों को अच्छे से पढ़ लेना है, तीनों में डिफरेंस समझ लेना है कि ईद क्या होता है। मतलब एक तरीके से फ्लो ही है, लाइक ईद तो मतलब जो मुझे चाहिए, नहीं मिला तो ठीक है, नहीं मिल गया तो हम मुझे प्लेजर सीखेंगे। पर ईगो से ऊपर है कि मुझे चाहिए, ठीक है, और सुपर ईगो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, वो वाला पार्ट। अब है आपका स्वामी विवेकानंद का। तो स्वामी विवेकानंद ने जो एम्फसाइज़ किया था वो स्पिरिचुअलिटी और इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डेवलपमेंट में क्या था, लाइक मतलब पर्सनैलिटी को शेप करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं ना, उन पे स्वामी विवेकानंद ने फोकस किया था। तो अकॉर्डिंग टू हिम एक अच्छी पर्सनैलिटी कब होती है, जब उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ हो, ठीक है, हेल्थी बॉडी हो, मेंटल स्ट्रेंथ हो, मोरल एथिकल स्ट्रेंथ हो और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हो।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो स्वामी विवेकानंद जी ने बोली थी, जो कि इंसान को होनी चाहिए फॉर अ बेटर पर्सनैलिटी। ठीक है। तो वो पर्सन क्या हो सकता है, होलिस्टिक होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना चाहिए और सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए। अब है आपका जिंक टोपोलॉजी। तो इसमें हमने ऊपर भी पढ़ा था, इंट्रोवर्जन मतलब जो पर्सन डीप थिंकिंग को करते हैं, वाइल एक्सट्रोवर्जन जो एनर्जेटिक होते हैं काफ़ी। और इसने 4 पर्सनैलिटी फंक्शंस दिए थे, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग, इंट्यूशन। ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से रीड कर लेना है एक बार। थिंकिंग हमारा लॉजिकल एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है, फीलिंग हमारी इमोशन बेस्ड होती है, सेंसिंग हमारी फोकस करती है लाइक फिजिकल रियलिटीज़ पे, जो चीज़ों को फील करते हो आप। इंट्यूशन हमारी इमेजिनेटिव एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। अब आ जाते हैं आपके लीडरशिप कम्युनिकेशन में। तो लीडरशिप कम्युनिकेशन में वही होता है जो हमने ऊपर पढ़ा था कि मतलब एक लीडर को अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए ताकि वो अपने ऑडियंस को परस्यूड कर सके, उसकी ऑडियंस उसके बारे में सुने, उससे सुने। ठीक है। तो वो एक लीडर को अच्छे से मैसेज कन्वे करने आने चाहिए। तो इसके जो कुछ चीज़ें हैं कि एक्सेप्ट्स क्या होने चाहिए लीडरशिप कम्युनिकेशन की, क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना, और प्रिसीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो बोले जा रहा है ऐसे तो ऑडियंस ही मतलब उसके जिसको वो लीड कर रहा है वही बोर हो जाएगी। तो मतलब उसको बड़ी इन्फॉर्मेशन को भी छोटी इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके अच्छे से प्रेजेंट करनी आनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए कि वो अपनी ऑडियंस के अच्छे से फीडबैक वगैरह सुने, कंसर्न सुने, सजेशन सुने। ऐसा नहीं कि अपने आप को ही अपनी ही चलाए, नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है ना। तो उसको एक एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। फिर है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस है मतलब कि कैसे सिचुएशन में वो मैनेज कर रहा है। लाइक ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है, सामने वाले ने कुछ नेगेटिव बोल दिया और वो उस पर भड़क गया। तो हर एक सिचुएशन को कैसे मेंटेन करना है वो उसे आना चाहिए। फिर है आपका परस्यूसिव एंड इंस्पिरेशनल कम्युनिकेशन। तो इसका है मतलब कि जो लीडर प्रेजेंट कर रहा है उसे ऐसे प्रेजेंट करना आना चाहिए कि सामने वाली ऑडियंस बिल्कुल उससे परस्यूड हो जाए, है ना। अगर आपको जैसे अगर छोटा बच्चा भी होता है ना, अगर उससे आपको पानी मंगाना होता है तो आप अगर गुस्से में बोलो कि हाँ जाके पानी लेके आ, तो वो नहीं लाएगा। लेकिन अगर उससे आप प्यार से बोलो कि मैं तेरे को ये दूंगा, मैं तेरे को ये दूंगी, तो वो जाके ले आएगा। तो वो होता है परस्यूसिव, है ना। तो वो आनी चाहिए। फिर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन भी एक क्रूशियल रोल प्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर आप सामने वाले की जो बंदा बोल रहा है उसकी अगर पर्सनैलिटी अच्छी है तो वो अलग ही इम्पैक्ट डालती है ना। तो ये लीडर यूजिंग फेम हैंडशेक्स और डायरेक्ट आई कांटेक्ट टू बिल्ड ट्रस्ट, इसमें एग्जाम्पल हो गया। अब है आप ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, आप जो बोल रहे हो और जो है सच्ची में वो सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ऑनेस्टी होनी चाहिए। फिर है अडेप्टेबिलिटी इन कम्युनिकेशन, कि आप स्टाइल्स को कम्युनिकेट कर पा रहे हो। लाइक ऑडियंस इनफॉर्मल में ज़्यादा सेटिस्फाई तो आप उसमें भी बोल सकते हो, फॉर्मली है तो फॉर्मल भी कर सकते हो। तो अब अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन में। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये ट्रस्ट को बिल्ड करता है, क्रेडिबिलिटी को, है ना, और टीम कोलैबोरेशन तो बढ़ाएगा ही। फिर डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव करेगा, कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजोल्व करेगा। मतलब जो जो चीज़ हमने ऊपर पढ़ी उससे क्या क्या रिजल्ट आएगा वो चीज़ें इसमें वही लिखती हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन। ठीक है। अब आपका आ गया इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको पता ही अभी मैंने समझाया था कि चीज़ों को समझ के काम करना। ऐसा नहीं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं चलना और अचानक से कोई चीज़ आई और आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। तो ये इससे क्या होता है, हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन। तो सेल्फ अवेयरनेस, तो मतलब कि एक दूसरे के इमोशंस को अच्छे से समझना, और प्रिवेंट्स इम्पल्सिव रेस्पॉन्स डेट में हार्म ट्रस्ट। तो मतलब एकदम से ऐसा रिस्पॉन्स नहीं कर देना जो सामने वाले का बंदा का ट्रस्ट आपसे खो दे। तो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए इसमें। एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए जिससे ट्रस्ट बिल्ड हो। ऐसा नहीं कि आप सामने वाले पर्सन को सुन ही नहीं रहे हो, एम्पैथी शो नहीं कर रहे हो। तो एक्टिव लिसनिंग भी होनी चाहिए कि आप सामने वाले पर्सन को सुनो अगर वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है। फिर आपका ट्रांसपेरेंसी एंड होनेस्टी, वन ओपन एंड होनेस्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपकी। ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए जो कि आप बोल रहे हो और वो है नहीं, उसके अलग नहीं होना चाहिए। इमोशनल रेगुलेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन,
तो आप अच्छे से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सको। कंसिस्टेंसी इन वर्ड्स एंड एक्शंस, तो मतलब जो आप बोल रहे हो वो आप करके भी दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो बोल रहे हो वो आप कभी कर ही नहीं पा रहे हो, तो ऐसे तो ट्रस्ट ही डगमगा जाएगा ना सामने वाले पर्सन का। तो आपको जो बोल रहे हो वो आप करने भी पाना चाहिए आपको। तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन डिफरेंट फील्ड्स। इन लीडरशिप में लीडरशिप हु कैन कम्युनिकेट विद इमोशनल इंटेलिजेंस गेन्स टीम लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, ठीक है। और वर्क प्लेस में क्या है, मोर इफेक्टिवली व्हेन मेंबर ट्रस्ट ईच अदर इंस्टीट्यूशन, तो मतलब फंक्शन टीम ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाती है। कस्टमर रिलेशंस में ट्रांसपेरेंट एंड एम्पैथिक कम्युनिकेशन बिल्ड्स ब्रांड लॉयल्टी। पर्सनल रिलेशनशिप में ट्रस्ट फोस्टर्स स्ट्रोंगर कनेक्शंस एंड रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब है आपका वेरियर्स टू अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या वेरियर्स होते हैं, जो चीज़ें हमें कम्युनिकेशन करने में दिक्कतें डालती हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। पहले हमारा लैंग्वेज। अब आप यहाँ से केरला वगैरह चले गए और आपको कुछ चीज़ें बोलनी है, तो वहाँ पे आ जाएगा आपका लैंग्वेज वेरियर, क्योंकि आप ढंग से वो चीज़ें नहीं बोल पाओगे क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको समझ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। साइकोलॉजिकल वेरियर्स मतलब कि आपको एंजाइटी हो गई, स्टेज पे जाके स्ट्रेस होने लगी, तो वो सब आपके साइकोलॉजिकल वेरियर्स में आ जाएंगे, तो वो भी तो दिक्कत करते हैं क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। फिर है परसेप्चुअल, मतलब कि आप किसी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो, सामने वाला पर्सन कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है। लाइक ए मैनेजर सीज एन एम्प्लॉय साइलेंट एज डिसइंटरेस्ट वाइल द एम्प्लॉय इज एक्चुअली साई, तो आप सामने वाले को सोच रहे हो कि उसे इंटरेस्ट नहीं है लेकिन एम्प्लॉय शाई है, तो पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस आ जाना। अब कल्चरल बैकग्राउंड्स, लाइक किसी कल्चर में डायरेक्ट आई कांटेक्ट इज द साइन ऑफ कॉन्फिडेंस, वाइल किसी में ये डिसरेस्पेक्टफुल का साइन है। फिर है एटीट्यूडिनल बिहेवियर, तो मतलब लाइक ए सीनियर एम्प्लॉय मिसिंग अ जूनियर्स आइडिया विदाउट कंसाइडरिंग देम, तो मतलब कि मैं बड़ा हूँ तो हाँ मेरा जो बोल रहा हूँ वही सही है, तो उसने उसको सुने बिना ही डिस्कार्ड कर दिया। ये है इंटरपर्सनल वेरियर, जो मतलब जो हमारे खुद की वजह से जो होते हैं, ठीक है। ये तो इंटरपर्सनल थे, ठीक है। जो पर्सनल मतलब कि जो दो और मोर इंडिविजुअल के बीच होते हैं। अब है हमारा इंट्रापर्सनल, मतलब खुद के अंदर जो होता है। तो इमोशनल जो हमारी खुद की वजह से होता है, ठीक है। लो सेल्फ स्टीम और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। नेगेटिव सेल्फ टॉक, मतलब जो हमारे अंदर ही अंदर डाउट चलता रहता है कि हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो सब। और लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस। अब है आपके ऑर्गेनाइजेशनल वेरियर, जो मतलब कि किसी वर्क प्लेस या इंस्टीट्यूशन पे होते हैं। अब इसमें आ जाते हैं आपके हायरार्किकल बैरियर्स, मतलब कि कम्युनिकेशन गैप बिटवीन, मतलब कि जैसे हायरार्की होती है, आप लो लेवल पे हो, फिर उससे ऊपर कोई है, फिर उससे ऊपर कोई है, तो इसमें कम्युनिकेशन गैप आ जाता है कि जो लो लेवल वाले होते हैं वो हायर अथॉरिटी से अपने डाउट्स शेयर नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वो अब आपका दूसरा है लाइक ए कंपनी रिक्वायरिंग मल्टीपल अप्रूवल्स बिफोर सेंडिंग एन इम्पोर्टेंट क्लाइंट ईमेल, तो लेंथी अप्रूवल प्रोसेसेस वगैरह जो होते हैं वो हमारा ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स को कॉज कर देते हैं। फिर है हमारा टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, तो इसमें होता है मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन टूल के बिना जो बैरियर्स हो जाते हैं, लाइक पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह। वर्क प्लेस एम्प्लॉयज़ अवॉइडिंग डिस्कशन ड्यू टू फियर ऑफ रिटेलिएशन फ्रॉम मैनेजमेंट, मतलब कि एक वर्क प्लेस का एक कल्चर होता है ना कि अगर पॉजिटिव है तो लोग बाग अपनी बातों को शो करेंगे, लाइक नेगेटिव है टॉक्सिक कल्चर है वहाँ का, तो वो अपनी बातों को शेयर नहीं करेंगे, अपने अंदर ही रखेंगे। और लैक ऑफ फीडबैक एंड कम्युनिकेशन, तो अगर वो फीडबैक नहीं प्रोवाइड करती ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग को भी कर देता है कोर्स, ठीक है। फिर आपका इन्हीं को आपका डिफरेंस से दे रखा है कि इंटरपर्सनल में क्या आ जाते हैं आपके, और इंट्रापर्सनल में और ऑर्गेनाइजेशनल में। तो ये यहाँ से आप और अच्छे से पढ़ सकते हो इनको, आपको बहुत और अच्छे से समझ आ जाएगा। लाइक लैंग्वेज एंड सिमेंटिक आ गया, इसमें साइकोलॉजिकल आ गया, इसमें परसेप्चुअल कल्चरल जो भी हमने ऊपर पढ़ा था वही सब है इसमें, और एग्जाम्पल भी हैं, तो यह आप और अच्छे से यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है।
तो ये रीड कर लेना। अब फिर से आ गया एसओपी। तो एसओपी क्या है कि एक डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर होता है फॉर एडमिशनल टू यूनिवर्सिटी फॉर हायर स्टडीज़। लेकिन अब आप यहाँ से अगर जाओ और एमटेक करना चाहो तो आपको एसओपी लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, और इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एन एमएस इन कंप्यूटर साइंस यू कैन स्टार्ट विद एन एक्सपीरियंस दैट स्पार्क्ड योर इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी। तो आपको एक इंट्रोडक्शन इस तरीके से देना है कि एक ऐसी चीज़ रिफ्लेक्ट हो कि आपको इस टेक्नोलॉजी में क्या किसने इंटरेस्ट किया। फिर आप दोगे एकेडमिक बैकग्राउंड कि आपने क्या कोर्स वर्क करे हैं रिलेटेड टू बिजनेस, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। फिर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इफ़ एप्लीकेबल, तो ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अप्लाइंग फॉर एन एमएस डिग्री इन डाटा साइंस कैन डिस्कस वर्किंग ऑन डाटा ड्रिवन प्रोजेक्ट्स। ठीक है। फिर आपका रीज़न कि आप क्यों चूज़ कर रहे हो इस कोर्स को, फिर रीज़न फॉर चूजिंग द यूनिवर्सिटी, आपके करियर गोल्स क्या हैं और कंक्लूजन क्या है। तो इन शॉर्ट क्या क्या करना है आपको, एक ऐसा इंट्रोडक्शन जो आपको इस टेक्नोलॉजी के पीछे इंसाइट किया, और फिर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, फिर आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, फिर आपने रीज़न कोर्स को चूज़ करने का, फिर आपको यूनिवर्सिटी को चूज़ करने का रीज़न, और फिर आपके करियर गोल्स एंड कंक्लूजन। टिप्स क्या है कि आपको क्लियर रहना है, कंसाइज रहना है, स्ट्रक्चर रहना है, चीटिंग नहीं करनी है, इधर उधर से नहीं उठाना है, आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ए प्रोफेशनल येट एंगेजिंग टोन में होनी चाहिए, और शो रेथर देन टेल, प्रोवाइड रियल लाइफ एग्जांपल्स, ग्रामर आपकी ठीक होनी चाहिए। अब लाइक ये एग्जांपल है आपका मास्टर इन बिजनेस एनालिसिस के लिए, तो ये देखो, ये तो आप रीड कर सकते हो खुद से। ठीक है। तो ये एग्जांपल है कि कैसे आपको एसओपी लिखनी होती है। लाइक इसने स्टार्ट किया फ्रॉम अ यंग एज आई हैव बीन फैसिनेटेड बाय पैटर्न्स, है ना। तो इसने एक तरीके से इन एक्साइटिंग सी स्टार्टिंग करी, जो उसको बता रही है, इंटरेस्ट भी कर रही है कि हाँ उसने पैटर्न्स फैसिनेट किया, तो क्या किया उसने आगे। तो इस तरीके से आपकी एक इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, फिर एकेडमिक बैकग्राउंड, फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कि आफ्टर ग्रेजुएशन आई जॉइंड इतना ये। ठीक है। फिर आपने क्यों ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी, फिर करियर गोल्स एंड कंक्लूजन। तो देखो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है एसओपी का, तो इसको आप रीड कर सकते हो। ठीक है। एक परफेक्ट एग्जांपल है इसका एसओपी का। ठीक है। अब है आपका ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। तो देखो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है कि स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है वेयर पार्टिसिपेंट शेयर देयर व्यूज ऑन अ गिवन टॉपिक। तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, डिस्कशन से आप समझ रहे हो, ग्रुप मतलब ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, कुछ पीपल्स एक ग्रुप में बैठते हैं और किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा वाइडली यूज़ होता है लाइक एकेडमिक चीज़ों में, और रिक्रूटमेंट में तो होता है कि आप सभी बीटेक के स्टूडेंट्स हो या जीसीबी कोर्स के स्टूडेंट्स हो, सबका प्लेसमेंट होता है। तो उसमें क्या होता है, ग्रुप वाइज लोग बैठते हैं और एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करते हैं, है ना। तो पर्पस क्या होता है, एवेल्यूएटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, टेस्ट्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एसेसेस टीम वर्क एंड लीडरशिप, एनकरेजेस डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग अच्छे से होती है इससे, क्योंकि डिफरेंट लोग हैं, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, तो नई नई चीज़ें निकलती हैं, अच्छे से डिसीजन निकल सकते हैं, है ना। और टीम वर्क लीडरशिप तो इंक्रीज होगी इससे, कि कैसे एक इंडिविजुअल एक दूसरे को सुन रहा है, कैसे अपने पॉइंट को डिस्कस कर रहा है और सामने वाले को भी डिस्कस करते हुए अपने पॉइंट रख रहा है। ठीक है। और मेजर्स एनालिसिस, लॉजिकल चीज़ों को अच्छे से समझ रहा है, और आप वैलिड आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हो वही से बेस के अंदर। अब है टाइप्स ऑफ जीडी। तो टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन क्या होते हैं, एक होता है टॉपिक बेस्ड, मतलब कि इसमें क्या होता है कि आपको कोई टॉपिक दे दिया, लाइक पॉलिटिक्स दे दी, तो आप पॉलिटिक्स के ऊपर बात करोगे। ठीक है। उसी के बेसिस पे जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसके बारे में, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, कंट्रोवर्शियल चीज़ें, उन सब के बारे में आप बात करोगे। ठीक है। फिर आपका केस स्टडी, इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स आर गिवन अ बिजनेस सिनेरियो। तो आपको एक बिजनेस सिनेरियो दिया जाएगा, ए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम टू एनालाइज प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रपोज सॉल्यूशन। तो कंपनी इज फेसिंग डिक्लाइनिंग सेल, तो आप कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये आपको एक केस हो गया, मतलब आपको एक केस दिया जाता है। ओपिनियन बेस्ड जीडी क्या होता है कि आपको मतलब पब्लिकली, मतलब आपको बोल दे कि इस चीज़ के ऊपर अपना ओपिनियन बताओ।
लाइक शुड वर्क फ्रॉम होम बिकम द न्यू नॉर्मल, तो इसके ऊपर आपको ओपिनियन बताना है, तो ये आपका ओपिनियन बेस्ड जीडी हो गया। ठीक है, अब इसमें की स्किल्स क्या होती हैं, आपको कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए आपके, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आपकी, लॉजिकल रीजनिंग, लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए। लिसनिंग तो देखो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप अपने अपने बोले जा रहे हो, सामने वाले की सुन ही नहीं रहे हो। टीम टेकिंग चार्ज एंड स्टीयरिंग द डिस्कशन टुवर्ड्स अ मीनिंगफुल कंक्लूजन। तो आप हाउ टू सक्सीड इन ग्रुप डिस्कशन, तो पहले प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी अच्छे से, और डूरिंग द जीडी आपको क्या करना चाहिए, एक अच्छे से इनिशिएट स्मार्टली, मतलब अगर आप जीडी में स्टार्ट कर रहे हो तो एक प्रॉपर स्टार्टिंग करनी चाहिए आपको, स्ट्रक्चर योर थॉट्स, ऐसा नहीं आप कुछ भी कभी भी आगे पीछे बोल रहे हो, अपने थॉट्स को जो जो आपको बोलना है उसको अच्छे से स्ट्रक्चर करो। एंगेज एक्टिवली, ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल चुप बैठे हो बोल ही नहीं रहे हो, आपको टाइमली अपने टाइम देख के अच्छे से एंगेज करना है, पोलाइट रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है, और समराइज इफेक्टिवली। कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं, लाइक कोई बोल रहा है आपने इंटरप्ट कर दिया, या फिर दो बहुत लेट बोल रहे हो किसी टॉपिक के बारे में और आपके पास कोई एग्जांपल नहीं है, फैक्ट नहीं है, और एकदम से या फिर आप भड़क गए कि हाँ हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। ठीक है, अब एग्जांपल्स हैं, लाइक ये एग्जांपल हैं कुछ जीडी सिनेरियो के, तो ये तो आप रीड कर सकते हो आपके एग्जांपल के लिए। ठीक है, वही सब है कि लाइक इसमें टॉपिक दिया है, पहला इंसान क्या कह रहा है, ये अगेंस्ट बोल रहा है, ये बैलेंस्ड व्यू बोल रहा है, तो कंक्लूजन क्या हुआ कि एआई विल ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्रीज बट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रिमेन क्रूशियल इन एरियाज इन रिक्वायरमेंट जजमेंट एंड एथिकल कंसाइडरेशन। तो ये आप रीड कर सकते हो, खुद से एग्जाम्पल है। ठीक है, अब है आपके इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। तो देखो इफेक्टिव प्रोफाइलिंग क्या होता है, एक सिस्टमेटिकल गैदरिंग एंड एनालाइजिंग प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और टारगेट ऑडियंस। तो मतलब कि एक अफेक्टिव प्रोफाइलिंग मतलब कि किसी चीज़ को प्रोफाइल करना, लाइक आपकी भी एक प्रोफाइल होती है, तो उसमें आप क्या लिखते हो अपने बारे में अच्छे से हर चीज़ें, तो ऐसी हर चीज़ की प्रोफाइल होती है, तो उसमें एक सिस्टमेटिक गैदरिंग होती है इन्फॉर्मेशन की। लाइक इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है इसकी, कि करियर ग्रोथ में हेल्प करती है। लाइक अपनी प्रोफाइल की एग्जांपल ले लो, तो उसमें आप सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर करोगे, गैदर करोगे, एनालाइज करोगे, फिर प्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये आपका करियर ग्रोथ में होती है। एड्स इन रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग और रिक्रूटमेंट में इम्प्रूव हेल्प करती है। इम्प्रूव्स मार्केटिंग एंड सेल्स और एनहेंसेस सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट। अब टाइप्स ऑफ प्रोफाइलिंग क्या होती है, पर्सनल प्रोफाइलिंग वही होगी आपकी वाली, लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल्स। प्रोफेशनल प्रोफाइलिंग क्या होती है, ये रिक्रूटमेंट और हायरिंग में यूज़ होती हैं टू असेस कैंडिडेट्स, तो इसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है स्किल्स पे, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन अचीवमेंट्स एंड रेफरेंस। फिर है कस्टमर प्रोफाइलिंग, ये मार्केट्स एंड सेल्स में यूज़ होती है, जिसमें कैटेगराइज होते हैं कस्टमर बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड परचेजिंग हैबिट्स। लाइक इसमें एग्जांपल है, लाइक ई कॉमर्स कंपनीज एनालाइज कस्टमर प्रेफरेंस फॉर पर्सनलाइज रिकमेंडेशन। फिर है आपका क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, ये यूज़ होती है आपके लॉ एनफोर्समेंट फोरेंसिक्स में, और ये बेस्ड होता है आपका साइकोलॉजिकल पैटर्न्स पे, क्राइम सीन्स में और पास्ट रिकॉर्ड्स पे। अब देखो इसका मेथड क्या, स्टेप्स क्या है क्रिएट करने के। पहला तो है आपको एक डाटा कलेक्ट करना है अच्छे से, अपने रिज्यूमे, सर्वे, इंटरव्यूज़, रिपोर्ट्स, ऑनलाइन सोर्सेज, सबसे डाटा कलेक्ट करना है। लाइक ए रिक्रूटर रिव्यूइंग लिंक्डइन प्रोफाइल्स एंड पोर्टफोलियोज। फिर है डाटा ऑर्गेनाइजेशन, फिर उस डाटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, लाइक कैटेगराइज करना है बैकग्राउंड में, स्किल्स में, एक्सपीरियंस में, अचीवमेंट्स में। फिर करना है आपका एनालाइज और इंटरप्रिटेशन, तो लाइक ए साइकोलॉजिस्ट एनालाइजिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स फॉर करियर गाइडेंस। फिर है आपका प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, तो उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है इन क्लियर एंड कॉन्साइज वे। और फिर आपके इसके की फीचर्स क्या क्या आ जाते हैं, यहाँ तो आपका ये चीज़ें ख़त्म हो गई। की फीचर्स है आपका एक्यूरेसी, रिलेवेंस, क्लैरिटी एंड ऑथेंटिसिटी, कि आप जो चीज़ें हैं वो सही चीज़ें बोल रहे हो, स्ट्रक्चर अच्छे से है। रिलेवेंस मतलब की डिटेल्स में, फोकस्ड है। एक्यूरेसी मतलब अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है और सही है। फिर आपका आता है डिफरेंस बिटवीन कोड एंड कंडक्ट। तो देखो कोड क्या होता है, सिस्टम ऑफ सिंबल्स, लैंग्वेज और सिग्नल्स यूज टू कम्युनिकेट।
ठीक है। वाइल कंटेंट क्या होता है, कंटेंट होता है आपका एक्चुअल मैसेज और इन्फॉर्मेशन बीइंग कन्वेड। कंटेंट तो वही होगा ना जो आप मैसेज दे रहे हो, वाइल कोड होगा कि किस तरीके से दे रहे हो। फोकस करेगा कोड आपके स्ट्रक्चर में और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में, वाइल ये फोकस करेगा आपका सब्जेक्ट मैटर पे और मीनिंग क्या निकल रहा है आपका कम्युनिकेशन का। ये एग्जांपल है लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये है कि जब मैसेज कन्वेज थ्रू द लैंग्वेज सच एज स्टोरी, ईमेल और आर्टिकल। इसका इम्पोर्टेंस है एंज्योर्स कम्युनिकेशन मीडियम इज अंडरस्टूड, वाइल ये है कि मैसेज हैज़ वैल्यू एंड क्लैरिटी। अब आपका आता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पे। तो कोई स्टिमुलस तो एक एक्शन है, लाइक आपने किसी स्टिमुलस वैसे ही ले सकते हो आप, एग्जांपल इंसान का, लाइक आपने किसी के थप्पड़ मारा, उसने आपको उल्टा थप्पड़ मार दिया, तो वो स्टिमुलस क्या था, एक्शन आपका, और रिस्पॉन्स क्या था, उसने आपको उल्टा थप्पड़ मार दिया। ठीक है, तो एनी एक्शंस और इवेंट और इन्फॉर्मेशन इट ट्रिगर्स अ रिएक्शन। रेस्पॉन्स क्या है, द रिएक्शन और रिप्लाई टू अ गिवन स्टिमुलस। अब है आपका नेचर। नेचर में मतलब लाइक इनिशिएट्स इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन, वाइल ये रेस्पॉन्स क्या करता है, फॉलो रिएक्ट्स टू द स्टिमुलस, मतलब कि ये तो इनिशिएट करेगा किसी चीज़ को और ये उसको रेस्पॉन्स करेगा। एग्जाम्पल है टीचर आस्किंग अ क्वेश्चन इन क्लास, ए स्टूडेंट आंसरिंग द क्वेश्चन, तो मतलब ये तो इनिशिएशन हो गया और ये रिस्पॉन्स हो गया। रोल ऑफ कम्युनिकेशन, रोल इन कम्युनिकेशन क्या है इसमें, कि जनरेट करेगा इंटरेक्शन, एंगेजेस द रिसीवर, और ये करेगा डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब है आपका डिफरेंस बिटवीन राइजिंग एंड फॉलिंग टोन, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है, द पिच ऑफ वॉइस गोज अप, ये गोज अप करता है, फॉलिंग डाउन में नीचे होती है। ये क्वेश्चंस, अनसर्टेनिटी और इनकम्प्लीट थॉट्स में यूज़ होते हैं, वाइल ये स्टेटमेंट्स, कमांड्स एंड फाइनलिटी में यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल लाइक इसमें हो रहा है आर यू कमिंग होम, तो ये क्वेश्चन है तो आप राइजिंग में पूछोगे, वाइल आई एम गोइंग होम ये फॉलिंग में बताओगे। तो एक क्यूरियोसिटी को इस मतलब इन्वॉल्व करता है, क्रिएट करता है, और ये सर्टेनिटी, कंक्लूजन और ऑथोरिटी को। अब आपका अगली चीज़ है कि आप आइडिया कैसे पिच करना है। तो देखो आइडिया पिच करना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और आप जैसे बच्चों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई आइडिया कहीं ना कहीं, कभी ना कभी दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है, और अगर आपको वो अच्छे से सामने वाले के सामने प्रेजेंट करना आता है, तो चाहे आपके आइडिया में ज़्यादा दम ना हो, लेकिन वो इम्प्रेस हो जाएगा सामने वाला। तो आइडिया पिचिंग एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो सबको आनी चाहिए, और कैसे बोलना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका सिर्फ टेक्निकल के लिए नहीं, आपको अगर रियल लाइफ में भी जाओ तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो पिचिंग एक आइडिया इज़ इफेक्टिवली इज़ क्रूशियल इन बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स में सब में यूज़ होनी चाहिए। तो की स्टेप्स क्या हैं, तो सबसे पहले की स्टेप्स है कि आपको अपनी ऑडियंस को समझना है कि आप किसके सामने आइडिया पिच करने जा रहे हो, लाइक कि इन्वेस्टर्स के सामने, क्लाइंट्स, एम्प्लॉयज़ या कलीग्स, किसके सामने पिच कर रहे हो। ठीक है, और फिर रिसर्च दे इंटरेस्ट की, उनकी इंटरेस्ट क्या है, उनकी नीड्स क्या है, कंसर्न्स क्या है, कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि इंसान जो चाहता है ना वो उसी से ज़्यादा खुश होता है। तो इफ़ पिचिंग टू इन्वेस्टर फोकस ऑन मार्केट पोटेंशियल, लाइक मतलब कि अगर आप मार्केटर्स को पिच कर रहे हो तो वो तो अपने मतलब मार्केटिंग की से रिलेटेड होगा, तो ज़्यादा ही ज़्यादा इम्प्रेस होंगे, तो वो चीज़ें देखनी है। फिर आपको अपनी प्रॉब्लम क्लियरली बतानी है, ठीक है, और आपको ऐसा नहीं सीधा अपना प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी, पहले कुछ ऐसे चीज़ सिनेरियो क्रिएट करो कि कोई प्रॉब्लम है ना, और उसको कैसे आप, वो बहुत मेन प्रॉब्लम है, लाइक इसमें लिखा है स्टार्ट बाय रिप्रेजेंटिंग अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को रिलेटेबल बना दो उन लोगों से जिनको आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो ज़्यादा खुश होंगे। लाइक एग्जांपल, millions of students struggle with learning disabilities, yet existing educational tools lack personalization। ठीक है, फिर आपको अपना सॉल्यूशन एक्सप्लेन करना है, एक क्लियर सॉल्यूशन देना है आपको, क्लियर आपको आइडिया देना है प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, आपको यूनिक फीचर्स बताने हैं, उसके बेनिफिट्स बताने हैं अच्छे से। लाइक ये तो प्रॉब्लम हो गई। फिर कि अवर AI पावर्ड लर्निंग ऐप कस्टमाइजेस लेसन प्लान्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल। फिर आपको करनी है एक्सप्लेन द वैल्यू प्रोपोजिशन, लाइक कि वाई शुड दे केयर एंड व्हाट
इन इट फॉर देम, मतलब कि क्यों उन्हें करना है, क्यों वो यूज़ करें और क्या है इसके अंदर। तो फिर आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करनी कि तुम्हारा जो तुमने ऐप किया है वो किस तरीके से डिफरेंट है, वो क्यों यूज़ करें, ऐसा क्या डिफरेंट है बाकी ऐपों से। तो उसमें आपको एफिशिएंसी, कॉस्ट सेविंग्स, कन्वीनियंस एंड इनोवेशन वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। फिर आपका डेमोस्ट्रेट फीजिबिलिटी, कि आपको एविडेंस बताने हैं, मार्केट रिसर्च, मतलब कि हाँ आपको ऐसे शो करना है कि मैंने इस पर काम किया है और क्या क्या थोड़ा बहुत आपको अपनी चीज़ें दिखानी है कि कितने स्टूडेंट ने यूज़ किया है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या उसने ग्रोथ है उसकी, वो सब। और इसको एकदम से कॉन्साइज और एंगेजिंग रखना है, ऐसा नहीं आप बोलते जा रहे हो, सामने वाले का इंटरेस्टिंग हो गया जब तक आप अपने सॉल्यूशन तक पहुंच रहे हो। तो एक सिंपल, क्लियर और कंपेलिंग लैंग्वेज में आपको कम्युनिकेट करना है अपना आइडिया, अननेसेसरी चीज़ों को नहीं बताना है, ठीक है। लाइक थिंक ऑफ एन ऐप एज द नेटफ्लिक्स ऑफ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, अडेप्टिव, एंगेजिंग एंड एक्सेसिबल टू ऑल, ठीक है। फिर आपको शो द बिजनेस और ग्रोथ पोटेंशियल, कि आपको वो सब दिखाना है अपना रेवेन्यू मॉडल वगैरह की, जिससे सामने वाले इम्प्रेस हो जाएं कि हाँ हम रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, हमारी क्या टारगेट मार्केट है, क्या स्केलेबिलिटी है, वो सब अच्छे से करनी है। और आपको अपनी विजुअल्स और स्टोरी टेलिंग स्किल्स को यहाँ यूज़ करना है, तभी सामने वाला बंदा इंटरेस्ट दिखाएगा, ठीक है। फिर आपका एंटिसिपेट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव, आपको बिल्कुल तैयार रहना है कि सामने वाला इंसान आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या क्या जवाब देने हैं, ठीक है। फिर एंड विद अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, लाइक क्लियरली स्टेट व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑडियंस, आपको क्लियरली स्टेट कर देना है कि आपको क्या चाहिए, और कॉन्फिडेंट होना है। लाइक आपको जो भी प्रपोजल आप उनके सामने प्लेस कर रहे हो, लाइक वी आर सीकिंग इतना $, इन्वेस्टमेंट टू लॉन्च इन 5 मेजर सिटी, तो आपको क्लियर रहना है अपने डिमांड्स से रिलेटेड भी, ठीक है। आपकी आती है थीसिस एंड प्रोजेक्ट राइटिंग, ठीक है। तो इसमें आपको डिफरेंस बिटवीन थीसिस एंड प्रोजेक्ट राइटिंग बताना है। तो देखो थीसिस क्या होती है, हमारा कॉन्ट्रीब्यूट्स न्यू नॉलेज और थ्योरीज इन अ फील्ड, ठीक है। प्रोजेक्ट हमारा रिपोर्ट क्या होती है, प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन एक्सपेरिमेंट देती है ये। थीसिस हमारी इन डेप्थ होती है, वाइल प्रोजेक्ट हमारी फोकस करती है इन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या प्रॉब्लम पे। थीसिस हमारी लार्ज होती है, ये स्मॉलर होता है, ये मोर थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल होता है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल होता है। और ये लाइक इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन हेल्थ केयर डिसीजन, और ये डेवलपिंग अ मोबाइल ऐप फॉर स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन। ये भी आपसे बार बार पूछ लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस बताइए, तो ये आपको अच्छे से करना है। टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट एंड एनालिसिस, डिस्कशन। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी कि इसकी क्या क्या स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस है, तो ये सब देख लेना, ठीक है। एक सीक्वेंस में आपको ये चीज़ें याद करनी है कि कौन सी चीज़ कौन सी पहले आती है। ऐसी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, तो ये देखो ये तो आपको देखने ही है, खुद ही याद करने हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ पहले आ रही है। और दोनों में देख लेना है कि कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दोनों के स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेना है। देखो स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको नोट्स नहीं लेने तो, ठीक है। अब है आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर राइटिंग अ थीसिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो क्या क्या है, क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस रहनी चाहिए, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए कि जो आप बता रहे हो वो अगली लाइन से आपका मैच करे, ऐसा नहीं आपने अभी कुछ बता रहे हो और कुछ और बताने लगो। फिर प्रॉपर साइटेशन, यूज़ ऑफ विजुअल्स, एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। फिर है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं आपके, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल। तो वर्बल होता है आपका जो स्पोकन वर्ड से होता है, ठीक है। नॉन वर्बल मतलब बॉडी लैंग्वेज से, आई कॉन्टैक्ट, हैंडशेक। रिटन मतलब यूज़ ऑफ रिटन वर्ड्स लाइक ईमेल्स, रिपोर्ट्स। और विजुअल मतलब जैसे कि डायग्राम्स वगैरह से शो करना। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन तो मोड्स के बेसिस पे ये 4 टाइप्स हैं। अब डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन पे तो होता है अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। तो देखो अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, लाइक कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू हायर अथॉरिटी, मतलब नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले, लाइक स्टूडेंट्स हो,
ठीक है, स्टूडेंट को डायरेक्टर तक बात पहुंचानी है, तो आप क्या करोगे, स्टूडेंट टीचर से बोलेगा, अपने मेंटर से, मेंटर आपके एचओडी से, एचओडी डायरेक्टर से, तो मतलब अपवर्ड मतलब स्टूडेंट से ऊपर गई। डाउनवर्ड होता है मतलब कि अपर अथॉरिटी से नीचे। अब इसी सेम एग्जांपल डायरेक्टर को स्टूडेंट तक पहुंचाने, तो डायरेक्टर एचओडी से बोलेगा, एचओडी टीचर से बोलेगा, मेंटर से, और मेंटर स्टूडेंट से बताएगा, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गई। हॉरिजॉन्टल होता है लाइक सेम पोस्ट के लोगों के बीच में, लाइक टीम डिस्कशन मीटिंग्स, तो जो सेम पोस्ट में है उसको, ग्रुप डिस्कशन टाइप जो सेम पोस्ट में उनका। ठीक है, डायगोनल होता है कि किसी के भी बीच में, लाइक ए प्रोजेक्ट मैनेजर डिस्कसिंग विद एचआर और फाइनेंस टीम, तो मतलब किसी से भी हो जा सकती है, स्टूडेंट डायरेक्टर से भी बात कर ले। अब है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पे, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पे एक इंट्रापर्सनल होती है जो कम्युनिकेट्स विद इन वन सेल्फ, कि अंदर ही। इंटरपर्सनल मतलब डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल्स। ग्रुप डिस्कशन जहाँ पे मल्टीपल लोग आ जाएंगे। मास कम्युनिकेशन तो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस ही हो गई। ठीक है, अब ये फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन वही आ गया, डाउनवर्ड फ्लो मतलब अपर लेवल से नीचे, अपवर्ड फ्लो मतलब ऊपर, लाइक देखो इससे समझो, डाउनवर्ड फ्लो लाइक मैनेजर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयज़। अच्छा, ये डाउनवर्ड फ्लो कम्युनिकेशन है और ये डायरेक्ट वो था अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, फ्लो है लाइक मैनेजर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉय, डाउनवर्ड है ना फ्लो, तो और अपवर्ड फ्लो क्या होगा, एम्प्लॉय सबमिटिंग रिपोर्ट्स टू सुपरवाइजर्स, मतलब कि लोअर लेवल से अपर लेवल पे। हॉरिजॉन्टल आपका कोलैबोरेशन ही हो गया, डायगोनल मैंने बता ही दिया। एक्सटर्नल फ्लो रह गया, तो एक्सटर्नल फ्लो क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल अथॉरिटीज़, मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच का जो भी है। अब है आपके स्पीच डिलीवरी, पैशन, पॉइजन, इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो पैशन क्या होता है हमारा, पैशन रिफर्स टू द एनर्जी, एंथुसियाज्म, इमोशनल कनेक्शंस एक स्पीकर ब्रिंग्स टू स्पीच, मतलब पैशन आपका एनर्जी वगैरह होती है लाइक, तो इसकी की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, ऑथेंटिसिटी, द स्पीकर शुड जेन्युइनली बिलीव इन व्हाट दे आर सेइंग, मतलब कि जो वो बोल रहा है वो सही होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए वो क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं क्या वो कुछ भी गलत सलत बोल रहा है। इमोशनल एंगेजमेंट होनी चाहिए, एक्सप्रेशन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए थ्रू वॉइस मॉड्यूलेशन एंड फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, एंथोसियाज्म मतलब कि एनर्जेटिक फील होना चाहिए। अब देखो सामने वाला पर्सन अगर ऐसे धीरे धीरे बोल रहा है तो सामने वाला जो उससे सुन रहा है ना वो भी नहीं सुनेगा, तो एक अच्छा सा एनर्जेटिक और डायनेमिक टोन होना चाहिए। और कन्विक्शन मतलब कि स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ, मतलब कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लैक करेगा तो सामने वाला इंसान आपको सुनने के लिए ज़्यादा एक्साइट नहीं होगा। तो एग्जाम्पल है क्या, ए मोटिवेशनल स्पीकर टॉकिंग अबाउट ओवरकमिंग फेलियर्स मस्ट एक्सप्रेस पैशन थ्रू एन एनर्जेटिक वॉइस। अब है आपका पोइस क्या होता है, पोइस रिफर्स टू स्पीकर्स कंपोजर कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग द स्पीच। रिमेन्स ए पोइस्ड स्पीकर रिमेन्स काम मेंटेन्स, मतलब पोइस मतलब कि कितना आप शांत रह रहे हो किसी के बीच में। ठीक है, तो ये इसके की मतलब कि एग्जांपल देखते हैं पहले कि डूरिंग अ बिजनेस प्रेजेंटेशन ए पोइस्ड स्पीकर रिमेन्स काम इवन व्हेन फेस्ड विद अ टफ क्वेश्चन, मतलब कि काम रहना, एक तरीके से काम एंड क्वाइट रहना, हर सिचुएशन को मैनेज करना। तो इसमें आपके की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस, कंट्रोल जेस्चर्स, पेसिंग और एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, फिर आपका इलस्ट्रेशन जो था आपका तीसरा है इसमें, वो है आपका इलस्ट्रेशन कि आप किस तरीके से एग्जाम्पल, स्टोरीज, एनालॉजीज एंड विजुअल्स का यूज़ करके ऑडियंस को एंगेज कर रहे हो। अब लाइक कोई ना बिना पीपीटी वगैरह के बोलते हैं ना, तो सामने वाला हमें खुद फील होने लगता है, हमें नींद आने लगती है। वाइल अगर सामने वाला पर्सन विजुअल्स यूज़ कर रहा है, फिल्म्स यूज़ कर रहा है, कुछ स्टोरीज यूज़ करता है, तो हम एक्साइटेड रहते हैं थोड़े, है ना, तो मोर एंगेजिंग लगता है, अंडरस्टैंडिंगेबल लगता है। तो इसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं, स्टोरी टेलिंग, एनालॉजीज, मेटाफर्स, विजुअल एड्स एंड एग्जाम्पल्स प्रोवाइडिंग रिलेटेबल सिनेरियोज टू एम्फेसिस अ मैसेज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, स्पीकर एक्सप्लेनिंग लीडरशिप क्वालिटीज़ माई यूज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीव जॉब्स जर्नी एट एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ख़त्म हो जाती है टेक्निकल कम्युनिकेशन की सारी यूनिट्स। तो देखो ये पूरी वीडियो देख लेना,
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली जो वीडियो है उसमें जो जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उनको अच्छे से कर लेना एक बार। बाकी इतना काफ़ी आपके लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। टेक केयर, बाय बाय।